मित्रों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे एक राजकुमार बन गया मछली। और आप लोग देखेगी एक भाई बहन की पवित्र प्रेम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उस राजा की दो सुंदर बेटियां थीं। बड़ी राजकुमारी का नाम चांदनी था और छोटी का नाम सावित्री। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। रानी फिर से गर्भवती हुई और इस बार भगवान की कृपा से उनके यहां एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम रजत रखा गया। राजकुमार बहुत सुंदर और गुणवान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों भाई बहन बड़े होते गए। चांदनी और सावित्री अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थीं। वे उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करतीं। रजत भी अपनी दोनों बहनों का बहुत सम्मान करता था। एक दिन रानी ने तीनों बच्चों से कहा, आज मैं तुम तीनों को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाने ले चलूंगी जो महल के पीछे है। तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। रानी उन्हें एक अद्भुत बगीचे में ले गई जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। गुलाब, चमेली, मोगरा, रातरानी और कई अन्य फूलों की सुगंध से बगीचा महक रहा था। बगीचे के बीच में एक सुंदर तालाब था जिसमें स्वच्छ पानी था। तालाब में कई सारे कमल के फूल खिले हुए थे, सफेद, गुलाबी और लाल। लेकिन तालाब के बिल्कुल बीच में एक अलग प्रकार का कमल था जो सुनहरे रंग का था और जिससे अजीब सी चमक निकल रही थी। राजकुमार रजत को वह सुनहरा कमल बहुत पसंद आया। उसने अपनी मां से पूछा, मां, यह सुनहरा कमल इतना अलग क्यों दिखता है? इससे इतनी चमक क्यों निकल रही है? रानी ने घबराकर कहा, बेटा, यह कोई साधारण कमल नहीं है। यह एक जादुई फूल है। इसे कभी भी छूना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का इसे छू लेता है तो वह हमेशा के लिए मछली बन जाता है, और जब तक उसकी बहन 15 साल तक पूरी तरह मौन व्रत नहीं रखेगी, वह वापस इंसान नहीं बन सकता। तीनों बच्चे डर गए। चांदनी ने कहा, मां, फिर तो यह फूल बहुत खतरनाक है। इसे यहां क्यों रखा गया है? रानी ने समझाया, बेटी, यह फूल हमारे राज्य की रक्षा करता है। इसकी वजह से हमारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता और हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन इसके साथ एक श्राप भी है जो मैंने तुम्हें बताया। सावित्री ने पूछा, मां, क्या सच में कोई लड़का इसे छूकर मछली बन सकता है? हां बेटी, यह बिल्कुल सच है। इसीलिए मैं तुम तीनों से वादा चाहती हूं कि तुम कभी भी इस कमल के पास अकेले नहीं जाओगे। और रजत, तुम इसे बिल्कुल भी मत छुओ, रानी ने सख्त आवाज में कहा। तीनों ने वादा किया। लेकिन राजकुमार रजत का मन उस सुनहरे कमल में ही अटका रहा। वह बार बार उसके बारे में सोचता। कुछ दिन बाद राजा और रानी किसी काम से बाहर गए। महल में सिर्फ तीनों बच्चे और सेवक थे। दोपहर के समय जब सब लोग आराम कर रहे थे, रजत का मन नहीं रुका। उसने सोचा कि बस एक बार जाकर उस सुनहरे कमल को देखता हूं, सिर्फ देखूंगा, छूंगा नहीं, उसने अपने आप से कहा। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि सुनहरा कमल पहले से भी अधिक खूबसूरत लग रहा था। उसकी सुनहरी पंखुड़ियों से निकलती चमक पूरे तालाब में फैल रही थी। रजत मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। अचानक तेज हवा का झोंका आया और सुनहरा कमल हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। रजत की इच्छा हुई कि वह उसे छूकर देखे। उसने सोचा, सिर्फ एक बार छूने से क्या होगा? हो सकता है मां ने सिर्फ डराने के लिए कहा हो। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना हाथ कमल की तरफ बढ़ाया, एक तेज रोशनी निकली। देखते ही देखते राजकुमार रजत गायब हो गया। उसकी जगह तालाब में एक सुंदर सुनहरी मछली तैर रही थी। शाम को जब दोनों राजकुमारियां अपने भाई को खोजने लगीं, तो वह कहीं नहीं मिला। उन्होंने सारा महल छान मारा, सेवकों से पूछा, लेकिन किसी ने रजत को नहीं देखा था। परेशान होकर चांदनी और सावित्री बगीचे में गईं। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि तालाब में एक नई सुनहरी मछली तैर रही थी, जो पहले वहां नहीं थी। चांदनी के मन में शक हुआ। उसने सावित्री से कहा, कहीं यह मछली रजत तो नहीं? दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गईं कि उनका भाई सुनहरे कमल को छूकर मछली बन गया है। वह सुनहरी मछली बार बार पानी की सतह पर आती
और फिर अंदर चली जाती, जैसे अपनी बहनों से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। दोनों बहनें समझ गईं कि अब उन्हें 15 साल का मौन व्रत रखना होगा, तभी उनका भाई वापस इंसान बन सकेगा। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों में से कौन मौन व्रत रखे। चांदनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, सावित्री, मैं बड़ी हूं, इसलिए मैं मौन व्रत रखूंगी। तुम अपने माता पिता को समझाना कि भाई कहाँ गया है, लेकिन किसी को यह न बताना कि वह मछली बन गया है। सावित्री ने सिर हिलाकर सहमति दी। तब से चांदनी ने मौन व्रत शुरू कर दिया। वह बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। जब राजा रानी शाम को लौटे और रजत को नहीं देखा तो वे बहुत परेशान हुए। रानी ने सावित्री से पूछा, बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ है? सावित्री ने रोते हुए कहा, माता पिताजी, वह कहीं चला गया है। हमने उसे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। राजा ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि रजत को हर जगह खोजा जाए। पूरे राज्य में उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला क्योंकि वह तालाब में मछली के रूप में तैर रहा था। दिन बीतते गए। राजा रानी बहुत दुखी रहते। चांदनी का चुप रहना उनकी परेशानी बढ़ा देता था। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि राजकुमारी अचानक बोलना क्यों बंद कर गई। चांदनी रोज तालाब के पास जाती और रजत को देखकर मन ही मन बात करती। वह सुनहरी मछली को दाना डालती और उसके सिर को प्यार से सहलाती। मछली भी अपनी बहन को पहचानती और हाथ के पास आ जाती। सावित्री भी रोज अपनी बड़ी बहन के साथ तालाब के पास जाती। वह चांदनी से बात करती रहती और उम्मीद करती कि वह कुछ जवाब दे, लेकिन चांदनी सिर्फ इशारों में बात करती। साल बीत गए, 5 साल, फिर 10 साल। चांदनी अब एक सुंदर युवती बन गई थी, लेकिन अभी भी चुप थी। सावित्री भी बड़ी हो गई और अब वह राज्य के कई कामकाज में अपने पिता की मदद करने लगी। एक दिन पास के राज्य के राजा अपने बेटे वीरेंद्र के साथ आए। वीरेंद्र सुंदर, बुद्धिमान और वीर था। जब उसकी नजर चांदनी पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। वीरेंद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चांदनी से विवाह करना चाहता हूं। दोनों राजाओं ने यह मंजूर कर लिया। लेकिन जब वीरेंद्र ने चांदनी से बात करने की कोशिश की तो वह कुछ भी नहीं बोली। यह देखकर वीरेंद्र हैरान रह गया। उसने सावित्री से पूछा, चांदनी बात क्यों नहीं करती? सावित्री ने जवाब दिया, उसे कोई बीमारी है जिससे वह नहीं बोल सकती, लेकिन वह बहुत अच्छी है और आपके लायक है। वीरेंद्र ने कहा, मुझे उसकी यह बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। इस तरह चांदनी का विवाह वीरेंद्र से तय हो गया। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन चांदनी का दिल दुखी था। वह सोचती थी कि उसका भाई उसकी शादी भी नहीं देख पाएगा। विवाह के दिन भी वह चुप रही। उसने सारी रस्में निभाईं, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। वीरेंद्र ने उसे अपने राज्य ले जाने का फैसला किया। विदाई के समय चांदनी दुखी थी। उसने इशारों में सावित्री से कहा कि वह तालाब के पास जाना चाहती है। सावित्री उसे लेकर तालाब के पास ले गई। चांदनी ने अपने हाथों से सुनहरी मछली को दाना दिया और अपने आंसुओं से उसे विदा कहा। मछली भी जैसे समझ गई हो कि उसकी बहन जा रही है। वह कई बार पानी से ऊपर निकली, जैसे अपनी बहन को अलविदा कह रही हो। चांदनी अपने पति के साथ वीरेंद्र के राज्य चली गई। वहां भी वह चुप ही रही। वीरेंद्र बहुत धैर्यवान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके मौन रहने से परेशान नहीं होता था। सावित्री अकेली रह गई। वह रोज तालाब के पास जाती और अपने भाई से बात करती, उसे खाना देती। वह अपनी बड़ी बहन की बहुत याद करती थी, लेकिन समझती थी कि चांदनी को अपना मौन व्रत जारी रखना होगा। समय तेजी से बीतने लगा। वीरेंद्र के राज्य में चांदनी का सम्मान होता था, लेकिन कुछ लोग उसके चुप रहने को लेकर अजीब बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वह किसी कारण से चुप है। एक दिन राज्य की एक बूढ़ी औरत वीरेंद्र के पास आई। उसने कहा, महाराज, आपकी रानी के चुप रहने में जरूर कोई राज है। हो सकता है कि उस पर कोई श्राप हो। वीरेंद्र ने गुस्से से कहा, तुम मेरी रानी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वह बहुत अच्छी है। लेकिन बूढ़ी औरत ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, अगर वह सच में अच्छी है तो वह बोलने से क्यों डरती है? जरूर कोई राज है। धीरे धीरे वीरेंद्र के मन में भी शक होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कई बार पूछा
कि वह बात क्यों नहीं करती, लेकिन चांदनी चुप रही। एक रोज वीरेंद्र ने धमकी दी, अगर तुमने आज भी बात नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम पर कोई श्राप है और तुम्हें यहां से भगा दूंगा। चांदनी के दिल में बहुत दुख हुआ, लेकिन वह फिर भी चुप रही। उसके लिए अपने भाई की जिंदगी अपनी खुशी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इधर उसके पिता के राज्य में सावित्री अकेली अपने भाई की देखभाल कर रही थी। वह रोज तालाब के पास जाती और मछली के रूप में अपने भाई से बात करती। वह उसे बताती कि दीदी कैसी है और वापस आएगी। 14 साल बीत गए, अब सिर्फ 1 साल और बचा था। सावित्री बहुत खुश थी कि जल्दी ही उसका भाई वापस इंसान बन जाएगा, लेकिन वह चांदनी की भी चिंता करती थी, क्योंकि कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। उधर वीरेंद्र का धैर्य खत्म हो गया। राज्य के लोगों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुमने कल तक बात नहीं की तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। मैं यह नहीं सह सकता कि मेरी प्रजा मुझसे सवाल करें कि मेरी रानी क्यों नहीं बोलती। चांदनी का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थी कि अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। उसने सोचा कि वह जंगल में भी अपना व्रत पूरा कर सकती है। अगले दिन जब चांदनी ने फिर कुछ नहीं कहा तो वीरेंद्र ने अपना वचन निभाया। उसने चांदनी को एक रथ पर बैठाया और वह ले जाकर एक घने जंगल में छोड़ दिया। चांदनी का दिल बहुत दुखी था, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रही। जंगल में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह फल फूल खाकर पेट भरती और पेड़ों के नीचे सोती। जानवरों से डर भी लगता था, लेकिन वह अपने भाई के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार थी। इधर जब सावित्री को पता चला कि उसकी बड़ी बहन को जंगल में छोड़ दिया गया है तो वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चांदनी कहाँ है। अंततः वह समय आ गया जिसका चांदनी को 15 सालों से इंतजार था। 15 साल पूरे होने वाले थे। जंगल में चांदनी ने दिन गिने थे। उसे पता था कि आज उसके व्रत के 15 साल पूरे होंगे। उसी दिन सावित्री भी तालाब के पास बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। ठीक सूर्यास्त के समय जब 15 साल पूरे हुए, तालाब में एक तेज रोशनी निकली। सुनहरी मछली अचानक गायब हो गई और उसकी जगह राजकुमार रजत खड़ा था। सावित्री खुशी से चिल्ला पड़ी, भाई तुम वापस आ गए। रजत अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सावित्री को गले से लगाया। राजकुमार ने पूछा, सावित्री, चांदनी दीदी कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए 15 साल तक मौन व्रत रखा। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे चांदनी की शादी हुई और कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया। रजत को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मेरी दीदी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा और मैं यहां मछली बनकर तालाब में तैर रहा था। मुझे उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा। सावित्री ने कहा, भाई, लेकिन वह कहां होंगी? जंगल बहुत बड़ा है। रजत ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगा। पहले मैं माता पिता से मिलूंगा, फिर दीदी की तलाश में निकलूंगा। राजा रानी अपने बेटे को वापस देखकर बहुत खुश हुए। वे 15 सालों से उसकी तलाश कर रहे थे। जब रजत ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो वे चांदनी के त्याग को सुनकर बहुत भावुक हुए और साथ ही दुखी भी। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे भगवान, मेरी बेटी ने इतना कष्ट सहा, हमें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि सारे राज्य में चांदनी की तलाश की जाए। रजत खुद भी अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। उधर जंगल में चांदनी को अपना व्रत पूरा होने का एहसास हो गया। 15 साल बाद उसके होठों से पहला शब्द निकला, भगवान का शुक्र है, अब मेरा भाई वापस इंसान बन गया होगा। उसकी आवाज 15 सालों से सुनी नहीं गई थी, इसलिए वह थोड़ी कमजोर थी। चांदनी खुशी से भर गई। अब वह अपने घर वापस जा सकती थी। वह जंगल से निकलकर अपने पिता के राज्य की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने भाई से मिलने की खुशी में वह सब भूल गई। जब चांदनी अपने राज्य की सीमा के पास पहुंची तो उसे कुछ सिपाही मिले जो राजकुमारी की तलाश में निकले थे। सिपाहियों ने जब उसे पहचाना तो वे बहुत खुश हुए और बोले, राजकुमारी जी, आप कहाँ थीं? महाराज और महारानी आपकी बहुत तलाश कर रहे थे, एक सिपाही ने कहा।
चांदनी मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूं। तुम मुझे जल्दी महल ले चलो, मुझे अपने भाई बहन से मिलना है। सिपाही हैरान रह गए कि राजकुमारी बोल रही हैं। 15 सालों बाद उन्होंने पहली बार राजकुमारी को बोलते सुना था। जब चांदनी महल पहुंची तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। राजा, रानी, रजत और सावित्री सभी उससे मिलकर रो पड़े। रजत ने अपनी बहन के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। आपने 15 साल तक मौन रहकर मेरी जान बचाई। चांदनी ने अपने भाई को गले लगाकर कहा, भाई, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था। सावित्री भी रोते हुए बोली, दीदी, आपने कितना कष्ट सहा, मैंने रोज आपकी चिंता की है। रानी ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने जो त्याग किया है वह अतुलनीय है। तुम सच्ची वीरांगना हो, राजा ने कहा। चांदनी, तुम्हारे त्याग की कहानी पूरे राज्य में फैल जाएगी। लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। उधर जब वीरेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी वापस मिल गई है और वह बोल रही है, तो वह तुरंत उससे मिलने आया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वीरेंद्र ने चांदनी के सामने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर मैं जानता कि आप इतने महान उद्देश्य के लिए मौन रही थीं, तो मैं कभी भी आपको जंगल में नहीं छोड़ता। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, वीरेंद्र, आप पर कोई दोष नहीं है। आप नहीं जानते थे कि मैं क्यों चुप हूं। अब सब ठीक हो गया है। वीरेंद्र ने कहा, क्या आप मुझे माफ करके वापस मेरे साथ चलेंगी? मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी आप पर शक नहीं करूंगा। चांदनी ने अपने पिता से पूछा। राजा ने कहा, बेटी, यह तुम्हारा फैसला है। चांदनी ने सोच समझकर कहा, हां, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं साल में कुछ महीने अपने मायके भी आऊंगी, ताकि अपने भाई बहन के साथ समय बिता सकूं। वीरेंद्र ने खुशी से हामी भर दी। इस तरह चांदनी वापस अपने पति के साथ चली गई, लेकिन इस बार वह खुश थी, क्योंकि उसका भाई सुरक्षित था। रजत ने उस सुनहरे कमल के फूल को तालाब से निकालकर एक विशेष जगह पर रखवा दिया, ताकि फिर कभी कोई गलती से उसे ना छू सके। उसने प्रण लिया कि वह इस कमल के राज्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। तो मित्रों, यह भाई बहन की प्रेम कहानी और एक राजकुमार की मछली बनने की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप सभी लोगों को इसी तरह से प्राचीन कहानियां और कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।